हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो ये जो वीडियो है, ये मैं कहना चाहूंगा कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज से पहले मैंने कभी रिक्वेस्ट नहीं किया कि आप पूरी वीडियो देखिए, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। एंड आपको पूरा पता लगने वाला है कि क्यों शेयर बाजार गिर रहा है और ये कब तक गिरने वाला है। मैं सारी डिटेल्स इसके अंदर बताने वाला हूं। हालांकि कहां तक गिरेगा ये कोई भी बता नहीं सकता है, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं। अगर आपको कोई ये चीज कोई बता रहा है कि हाँ भाई बाजार यहीं तक गिरेगा, तो या तो वो भगवान है या वो झूठ बोल रहा है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हाँ, गिर क्यों रहा है, इसके पीछे के मेजर रीजंस क्या है, कब रिकवर होगा, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। एंड आपके पास जो स्टॉक्स हैं उनका क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड एक मेरा क्लियर कट डिस्क्लेमर रहेगा, वैसे तो मैंने इस वीडियो में किसी स्टॉक के बारे में बात नहीं करी है, लेकिन एक दो सेक्टर्स के बारे में मैंने जरूर बात करी हुई है। तो कोई भी बाय सेल या होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें एक बार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बाजार जो है, सबसे पहले तो नीचे क्यों जा रहा है लगातार। अगर आप देखें निफ्टी 50 का चार्ट, हम यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं। एक महीने में देखें तो क्या वॉलेटिलिटी है जबरदस्त की। कभी बाजार ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। और पिछले 6 महीने में करें तो अच्छी परफॉर्मेंस। 5 दिन की भी बात करें तो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, काफी ज्यादा पेन दे रहा है ये। और इतना ज्यादा क्रैश हुआ, उसके बाद फिर रिकवरी आए, तो मार्केट आकर गिर क्यों रहा है, सबसे बड़ा रीजन क्या है। और आपने अभी कल ही के दिन शायद देखा भी होगा कि इंडिया के जीडीपी के नंबर्स आए, बहुत ही ज्यादा खराब नंबर्स आए। मैं वो चीज भी आपको दिखा देता हूं। द इंडिया जीडीपी ग्रो स्लोस टू 7 क्वार्टर लो ऑफ 5.4 in July September amid weak consumption. India Q2 GDP FY25 data, India economic growth slow down to 5.4 in the second quarter of FY25. This decline is from 7.6 last year and 6.7 in the first quarter. तो आप देख ही सकते हैं कि ईयरली बेसिस पे भी एंड क्वार्टरली बेसिस पे भी इंडिया की जो जीडीपी है वो काफी ज्यादा नीचे आई है, 6 के भी नीचे। हाँ, अगर ये जैसे 6-7 के आसपास होती, मतलब 6 के ऊपर भी होती, चलो फिर भी हम कंसिडर कर लेते, लेकिन 5 के नंबर्स पे आ गई है। 5.4 बहुत ही ज्यादा नीचे आई है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे ईयर ऑन ईयर, आप देख सकते हैं कि प्रीवियस 6 पॉइंट्स आता, फोरकास्ट जो किया गया था कि हाँ भाई इतना आ सकता है, एक प्रिडिक्शन की जाती है 6.5, ये तो उससे भी जाके नीचे चला गया, यानी कि 5.4, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी कतई अच्छी बात ये नहीं है। उसके बाद अगर आप सीपीआई का डेटा यानी कि कोर इन्फ्लेशन का डेटा देखें, जो कि अभी 12 नवंबर को आया था। हाँ, लेकिन इस डेटा के बारे में आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये मंथ ऑन मंथ डेटा है, ये आपको क्वार्टरली नंबर नहीं है। लेकिन हाँ, जीडीपी के ये जो नंबर्स हैं ये क्वार्टरली नंबर्स हैं, तो ये एकदम एक्यूरेट नंबर्स रहेंगे आपके। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको मैं बता दूं ये मंथली डेटा है, लेकिन अगर मंथली डेटा के हिसाब से भी देखें तो प्रीवियस डेटा था 5.49। फोरकास्ट किया गया कि हाँ इन्फ्लेशन बढ़कर आने वाला है, लेकिन उन्होंने कितना फोरकास्ट किया, 5.81, लेकिन एक्चुअल में डेटा आया 6.21। तो ये डेटा भी बहुत ही ज्यादा खराब ही, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा खराब आया था। और इसी डेटा का रिफ्लेक्शन आप जीडीपी में भी देख सकते हैं कि जीडीपी का डेटा भी एकदम से बहुत ही ज्यादा नीचे आ गया। मैं तो कहूंगा बहुत ज्यादा नीचे आके 5.4% पे आ गया है। और अगर आप देखें कि इस क्वार्टर 2 का आरबीआई द्वारा क्या प्रिडिक्शन दिया गया था, तो उसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कितना प्रिडिक्शन दिया गया था आरबीआई द्वारा। तो आरबीआई का प्रिडिक्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर क्वार्टर 2 FY25 जीडीपी ग्रोथ टारगेट वाज रिड्यूस टू 7%। हालांकि आरबीआई ने थोड़ा सा टारगेट रिड्यूस किया था 7.2 से लेके 7% पे, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आरबीआई ने प्रिडिक्शन किया था ये डेटा उससे मैं तो कहूंगा बहुत ही ज्यादा खराब आ गया है, 5.4% पे आ गया। जबकि जो आरबीआई गवर्नर है, मतलब आरबीआई की पूरी संपूर्ण बैठक में जो नंबर्स निकल के आते हैं, उन्होंने एस्टिमेट किया था कि 7% की तो जीडीपी ग्रोथ होगी। हालांकि उन्होंने पहले 7.2 दिया था, फिर उन्होंने टारगेट को रिवाइज करके
7% पे लेके आए थे, लेकिन ये तो 7 से भी बहुत नीचे आया है। 5.4% पे जीडीपी डेटा आना है, यानी कि बहुत ही खराब नंबर्स। ठीक है, और दूसरी बात आप सोच रहे होंगे कि जीडीपी के नंबर्स तो चलिए खराब आ गए, लेकिन जीडीपी के नंबर्स खराब आने का मेन कारण क्या था, तो चलिए इसको एक बार स्टडी करने की कोशिश कर लेते हैं। तो जीडीपी के नंबर्स, एक अगर आप एक आम व्यक्ति हैं, अगर आप मिडिल क्लास हैं या उससे भी नीचे हैं मैं कहूं, तो एक चीज तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है खाने पीने की चीजें। तो एफएमसीजी स्टॉक्स के अगर बारे में अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ना, तो आपको एक अंदाजा मिलेगा कि हाँ भाई ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए उसको, वो आर्टिकल भी एक बार ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं म्यूटेड Q2 फॉर द एफएमसीजी मार्केट। तो एफएमसीजी आपको पता है ये खाने पीने की वस्तु है। आप चाहे गरीब हो चाहे आप अमीर हो, आप खाना पीना तो खाओगे ही खाओगे। तो इन कंपनीज के प्रॉफिट लॉस एंड पूरा देख लेते हैं कि किस हिसाब से वो रहे, पढ़ लेते हैं थोड़ा। The 5 trillion domestic fast food consumer goods market saw a sharp decline in overall volume growth in the June quarter to 3.8% versus the 7.5 in a year ago। तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ, कि कितना ज्यादा सामान वो बेच रहे थे, ईयर ऑन ईयर ये नंबर घटा है, वो भी बहुत ड्रास्टिकली नीचे आया है। 7.5% से घटकर सीधा वो आ गया है 3.8% पे। तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि बहुत ही ज्यादा नीचे आया है, आधा हो गया है लगभग लगभग वॉल्यूम ग्रोथ में। एंड 6.5 इन द मार्च क्वार्टर, जो मार्च का जो क्वार्टर था उसमें तो 6.5 था। तो आप लगा सकते हैं कि वहां से कितनी ज्यादा गिरावट यहां पर आई है। इंडियन एफएमसीजी कंपनियों के नंबर्स शायद आपने इस बार पढ़े ही होंगे कि बहुत ही ज्यादा वीक नंबर्स आए थे। उसके बाद स्लो डाउन इन द फूड एंड नॉन फूड कैटेगरी हर्ट demand research agency Nielsen said on yesterday. Food, which contributes 60% to the FMCG consumption basket, saw a volume growth of 2.4 in the June quarter versus 8.5 a year ago। तो आप ये नंबर्स भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 8.5 की वॉल्यूम ग्रोथ घटकर 2 पर। यहाँ पे हम अब कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे पूरा ओवरऑल कंजप्शन की बात हो रही थी, यहाँ पे जो है ओनली एफएमसीजी कंपनियों की बात हो रही है। तो 8.5 का था जो घटकर 2.4। आप देख सकते हैं कि इतना वर्स्ट डेटा है ये, वर्स्ट। मैं तो कह रहा हूं अगर फ्लैट भी होता तब भी एक बार कुछ चल जाता, लेकिन इतनी ज्यादा शार्प गिरावट है इसमें। एंड उसके बाद 4.8 इन द मार्च क्वार्टर। नॉन फूड कैटेगरी स्लो टू लेवल ऑफ 7.6 इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ वर्सेस 5.3 ईयर अगो एंड 11 सब्सिक्वेंटली। तो आप देख ही सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन है ओवर द एफएमसीजी वैल्यू ग्रोथ विच इंक्लूड्स वॉल्यूम ग्रोथ 3.8 नेगेटिव, प्राइस लेड ग्रोथ 0.2। तो ये ब्रैकेट का मतलब ना माइनस होता है, ये बात आपको ध्यान देनी होगी। ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब नेगेटिव ग्रोथ हुई है यहाँ पर, -3.8। अगर वैल्यू ग्रोथ की बात करें तो -3.8 है, एंड प्राइस लेड ग्रोथ जो है वो भी -0.2 है। केम इन एट 4% फॉर द Q2, द lowest in 6 quarters, while rural volume growth outpaced urban for the second quarter in the row in Q2। तो आप देख सकते हैं कि रूरल की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो एज कंपेयर टू द अर्बन, यानी कि शहरी इलाकों से गांव में फिर भी अच्छा मूड माहौल रहा है, वहां पे फिर भी बिक्री हुई है, इन कंपनियों ने अच्छा माल बेचा है वहां पे, लेकिन अर्बन में दिक्कतें हैं। तो आप लगा सकते हैं एक जो गांव के इलाके वहां पे ये कंपनी अच्छा बिजनेस कर पा रही है, लेकिन जहां पे शहर है, जहां पे पैसा है, जहां पे लोग जॉब करते हैं, वहां पे दिक्कतें आ रही हैं। तो ये एक अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है। इट वॉज लोअर देन द मार्च क्वार्टर ड्यू टू द मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड स्टेटेड द रिपोर्ट्स। द इंडियन एफएमसीजी इंडस्ट्री ग्रोथ हैज बीन स्टेडी बट Q2 of 24 has been relaxed consumption pattern, while rural volume growth at 5.2 to continues outpace the 2.8 growth in। तो आप देख ही सकते हैं अर्बन में 2.8% की ग्रोथ हुई है, जबकि रूरल में 5.2 की हुई है। तो रूरल ने फिर भी काफी अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया है यहाँ पर। इन अर्बन एरियाज बोथ रीजन एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर कंजप्शन इन द जून क्वार्टर, सेड रूजवेल्ट डिसूजा हेड ऑफ कस्टमर सक्सेस इंडिया है। तो अब देख ही सकते हैं FMCG companies in general say that a high base effect is kicking in, prompting numbers to look
optically lower in the June quarter this year versus last year. Food companies in particular such as Nestle India and Britannia have pointed to inflationary concerns which are hurting demand. तो देखिए नेस्ले और ब्रिटानिया जैसी कंपनी भी ये चीज बोल रही है कि काफी ज्यादा इन्फ्लेशन है जिसकी वजह से डिमांड कम हो रही है। उसके बाद डाबर की कमेंट्री भी पढ़ लेते हैं। रूलर इज कमिंग बैक, वी आर सीइंग इट, मोहित मल्होत्रा सीईओ डाबर इंडिया। तो जो डाबर इंडिया के सीईओ उन्होंने भी ये चीज हाईलाइट की है कि रूलर जो है कम बैक कर रहा है। सेड द जून क्वार्टर विल लुक ऑप्टिकली लोअर ड्यू टू द हाई बेस इफेक्ट एट द ब्रॉडर लेवल। द मानसून गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑफ पुटिंग मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरिया शुड augure well for the sentiment, which should help improve consumption, especially in the second half of the way. While demand trends in rural areas are getting better, it is not out of the woods yet. Better monsoon, moderate inflationary condition, as well as employment will help improve the market going forward, said Varun Berry, Executive Vice Chairman and Managing Director, Britannia. तो आप देख ही सकते हैं अर्बन रूरल के लिए उन्होंने अच्छी कमेंट्री यहां पे करी है, लेकिन देखने वाली द स्लो डाउन इन द फूड कैटेगरी वाज ड्यू टू द स्टेपल कैटेगरी पैक्ड सॉल्ट, पैकेज आटा एंड पाम ऑयल विच स्लिप्ड इन द बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया। तो नमक की बात करें, पैकेज आटा जो पैक आटा की बात करें, पाम ऑयल की बात करें, यहां पे सबसे ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं। The trend in personal care and home care category was similar with the downtrend to the consumer demand seen in both urban and city. In urban market, personal care categories are witness a volume growth of 5.2 in Q2 versus 9.7 in Q21, while in rural areas is resting at 8.3 in Q2 versus 10.6 in Q1. In rural areas, high contributing categories such as laundry and utensil cleaners witness slow consumption, the research agency said. तो आप ओवरऑल में ये अगर इस आर्टिकल से करेक्शन हम निकाले तो रूरल फिर भी एक या दो शेड बढ़िया है अर्बन से। दिक्कतें जो आ रही हैं वो ज्यादातर अर्बन में आ रही है। तो ये तो था पहला जिससे हम एक जीडीपी के एक नॉर्मल हम चीजें कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई अगर जीडीपी में दिक्कत आ रही है तो कहां दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहला जो पैरामीटर होता है ना, एफएमसीजी कंपनियों को आपको पढ़ना चाहिए। तो एफएमसीजी कंपनियों के नंबर्स मैंने आपको दिखाई दिए कि रूरल में तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अर्बन में दिक्कतें आ रही हैं। उसके बाद एक और बात, अगर आपको अर्बन को स्पेसिफिकली ज्यादा ट्रैक करना है तो एक और चीज होता है, एक और सेक्टर होता है, और वो होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का हम एक बार हालचाल देख लेते हैं कि यहां पे कैसा रहा। The auto sector in India's Q2 FY25 saw mixed result with some segment growing and others decline. यहाँ टू व्हीलर की बात कर लेते हैं, सेल इंक्रीज हुई है 4.7%, ठीक है। उसके बाद थ्री व्हीलर्स की बात करें 4.9 का इंक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है 1.8% का। कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे भी डिक्लाइन हुआ है। तो ये दोनों ही देखिए, अगर आप थोड़े से अर्बनाइजेशन है, देखिए बाइक तो हर कोई खरीद ही लेता है, ठीक है। और बाइक के पीछे मैं ये भी कहूंगा कि आजकल जो है जोमैटो, स्विगी वगैरह और आप रैपिडो वगैरह भी लेते होंगे, तो वहां पे भी लोग एक पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है टू व्हीलर का कंजप्शन तो अच्छा होना ही चाहिए था। और अगर यहाँ पे भी अगर गिरावट आ जाती ना तो और भी ज्यादा मेजर कंसर्न्स आ जाते, और भी ज्यादा ये डेटा खराब हो जाता। पर शुक्र मनाइए कि यहाँ पे टू व्हीलर्स का जो डेटा है वो अच्छा है, क्योंकि टू व्हीलर्स एक आम व्यक्ति लेता है जो एकदम मिडिल क्लास से भी मैं सोचूं तो थोड़ा बहुत आसपास होता है मिडिल क्लास के। तो मिडिल क्लास के अगर आप मिडिल क्लास को भी अगर आप कैटेगरी में बांटे तो मिडिल क्लास के स्टेप 1 में जो बंदा होता है उनके पास आमतौर पे टू व्हीलर्स तो होता ही है। और अगर ये नंबर्स भी कम होता तो बहुत ही ज्यादा दिक्कतें मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हो सकती थी इकोनॉमी में। लेकिन इसमें अच्छी खासी डिसेंट ग्रोथ है। उसके बाद थ्री व्हीलर्स में भी डिसेंट ठीक ठाक ग्रोथ है। हालांकि ये नंबर्स मैं फिर भी कहूंगा 5% से भी नीचे, आई थिंक कम से कम सिंगल डिजिट में भी होते तो 8-9% के आसपास तो होने ही चाहिए थे। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ठीक ठाक नंबर्स हैं। अगर एफएमसीजी कंपनीज के नंबर्स के जो पिछला आर्टिकल हमने देखा उसके हिसाब से तो ठीक ठाक ही नंबर्स है। लेकिन पैसेंजर फोर व्हीलर की बात करें तो यहाँ पे दिक्कतें हैं। डिक्लाइन हुआ है 1.8% का, कमर्शियल व्हीकल में भी 11% का।
तो some factors that contributed to the mixed result include consumer sentiment, stubbed consumer sentiment affected passenger vehicle sales, इन्वेंट्री, हाई इन्वेंट्री लेवल्स अफेक्टेड पैसेंजर व्हीकल। तो हाई इन्वेंट्री का मतलब यह है कि कंपनियों ने ना गाड़ियां तो बना बना के रख ली, लेकिन वो बिक नहीं रही हैं। और आपको मैं एक और चीज बता दूं कि जो फोर व्हीलर्स है ना, वो ज्यादातर अर्बन सिटीज में ही बिकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि रूरल में बिकता ही नहीं है, बिल्कुल, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें कि 100 में से अगर 100 गाड़ियां टोटल बिकी हैं, तो 100 में से आप देखेंगे तो 80 गाड़ियां के आसपास अर्बन में बिकती हैं और 20 गाड़ियां रूरल में बिकती है। एक अगेन में ये नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं। तो आप ये देखेंगे कि इन्वेंट्री शोरूम्स में गाड़ियां पड़ी हुई हैं, कंपनी के पास गाड़ियां पड़ी हुई हैं और बिक ही नहीं है। और आपने शायद दिवाली के आसपास सुना भी होगा कि टाटा ने अपनी गाड़ियों पे 3 लाख के प्राइस कम कर दिए, या महिंद्रा ने इतने कम कर दिए, या हुंडई ने कम कर दिए। तो गाड़ियों के प्राइस कम करके जब गाड़ी कंपनियों को गाड़ियां बेचनी पड़े ना, तो आप सीधा सीधा समझ जाइए कि गाड़ियां उनकी बिक नहीं रही हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको फ्री में या सस्ती गाड़ी क्यों देगा जब डिमांड हाई है? तो वो तो प्राइस महंगा ही करेगा, बल्कि उल्टा। लेकिन अगर प्राइस जो है कंपनी सस्ता करती जा रही है बेचने के चक्कर में, तो इसका मतलब सीधा साधा कनेक्शन होता है कि गाड़ियां बिक नहीं रही हैं, इसलिए वो डिस्काउंट पे डिस्काउंट देते जा रहे हैं कि शायद कोई खरीद ले डिस्काउंट के चक्कर में। उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग, लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग अफेक्टेड कमर्शियल व्हीकल सेल्स। तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी कम हुई है। अगर पिछले 5-6 महीने की बात करें बजट से, आपने देखा ही होगा, क्योंकि जब से मेजोरिटी में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आई है, तो सबका ये मानना था कि अब वो पहले जैसी गवर्नमेंट नहीं होगी जो एकदम क्विक फैसले लेती थी और जल्दी जल्दी फैसले, अच्छे अच्छे बजट पास करती थी, वो नहीं होगी। लेकिन हाँ, कई एनालिस्ट का मानना ये है कि ये जो महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए, यहाँ पे जो बीजेपी की एकदम प्रचंड जीत हुई है, यहां से जो बजट अब आने वाला है, यहां से गवर्नमेंट फिर से, उनके पास एक कॉन्फिडेंस आया है और वो फिर से स्पेंडिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। तो देखने वाली बात होगी इस बजट में कि गवर्नमेंट क्या करती है, कि फिर से वो स्पेंडिंग को बढ़ाती है पहले के मुकाबले या नहीं बढ़ाते। अगर वो नहीं बढ़ा पाते हैं पहले जितना एक्सपेक्टेशन कर रहा है मार्केट, तो मार्केट में और भी करेक्शंस हो सकते हैं। मैं अगेन कर रहा हूं, हो सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट, जैसा कि एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में जीत के बाद एक कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा गवर्नमेंट का, तो अगर वो स्पेंडिंग ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कर देते हैं या उससे भी ऊपर कर देते हैं, तो मार्केट में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। तो seasonal challenges affected commercial vehicle sales, rainfall, heavy rainfall in key states impacted sales number. Shraddh, the entire Shraddh period fell in the month of September, which impacted sales numbers. तो आप देख ही सकते हैं। Despite the mixed result, analysts anticipate a revival in the overall outlook for the second half of the year. तो एनालिस्ट का ये मानना है कि अगले आने वाले जो 6 महीने हुए वो अच्छे हो सकते हैं। तो आपको ओवरऑल मैंने ऑटो सेक्टर के बारे में बता दिया। मुझे तो ये दोनों पिलर्स ही लगते हैं। अगर आपको जीडीपी में लग रहा है कि क्यों दिक्कतें आ रही है, तो आप इन दो सेक्टर्स को हमेशा करीबी से पढ़िएगा, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि हाँ भाई क्या चल रहा है। उसके बाद दूसरी बात कर लेते हैं। यहाँ ये डेटा जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं ना, ये बहुत कंसर्निंग है। और दूसरा एफएमसीजी कंपनियों से रिलेटेड एक और डेटा मैं आपको दिखा देता हूं, द फूड इन्फ्लेशन। एक ये जो हमने देखा था, सॉरी मैं आपको दिखा दूं, ये वाला जो था इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सीपीआई, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, फूड भी होता है, इसमें आपका पेट्रोल भी आ जाता है, आपके सिम के रिचार्जेस वगैरह, ये सब चीजें भी आ जाती हैं। लेकिन ये वाला जो फूड इन्फ्लेशन है, इसमें ओनली फूड आइटम्स का ही इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख ही सकते हैं, फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया हैज बीन हाई फॉर ओवर अ ईयर, इट एक्सपेक्टेड टू रिमेन एलिवेटेड। The food inflation in India was 11.1% in urban areas and 10.7% in rural areas. Vegetable prices increased to 42.2%, a 57-month high, and edible oil prices increased 9.5%. तो आप देख ही सकते हैं, जो इंडिया का फूड इन्फ्लेशन है वो बहुत ही ज्यादा मैसिव है। मैं कहूंगा 11% से ऊपर, 10.7% से ऊपर। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते होंगे तो आपको शायद पता होगा कि एनुअल अप्रेजल आपका कितना होता है। अगर 10 ज्यादा ही अच्छा होता होगा ना, तो 15 से 20%। लेकिन
अगर आप बहुत बड़ी कंपनी में, आपको पता ही होगा कि वहां पे ना अप्रेजल का एक कैप होता है कि आपको 5% मिलेगा या सिर्फ 10% मिलेगा। तो आप देख ही सकते हैं कि 10% से भी ज्यादा का आपका इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, जो कि एक बहुत ही घातक बात है। और आप देख सकते हैं सितंबर 2024 में food inflation was 9.24 which was higher than the 5.66 in the August month। तो आप देख सकते हैं 9.24 का इन्फ्लेशन बढ़कर 10.7% पे पहुंच गया, यानी कि बहुत ही ज्यादा है ये। उसका फूड इन्फ्लेशन हैज बीन अराउंड 8% सिंस नवंबर 2023। अब फैक्टर्स भी देख लेते हैं, इसके पीछे फैक्टर्स क्या रहे। Factors that have contributed to the food inflation in India include below normal monsoon rains in the past year have affected crops. Commodities. The top contributors to the food inflation include animal source food, milk and fish, fruits and vegetables, oregano, potato, cauliflower and mangoes, processed fruits, sugar and edible oil, सेरियल्स, राइस एंड व्हीट। आप देख ही सकते हैं ये सारी चीजें मेन इफेक्टेड रही, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ा है। एंड एक और शॉकिंग डेटा मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं कहेंगे, हम रिलेटेड ही कहेंगे। तो आईआईटी जो हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके कुछ नंबर्स, मैं जॉब के नंबर्स दिखाने जा रहा हूं, ओनली इनके दिखा रहा हूं। और भी जगह से आपको जॉब्स मिलती है, लेकिन इनका एक नाम है इंडिया में। अगर आप किसी आईआईटी के बंदे से मिलेंगे जिसने वहां पर पढ़ा है लिखा है, तो आपकी एक नजर में होगा कि हाँ ये तो आईआईटी से पढ़ा हुआ है, लाखों की फीस जाती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह की जॉब प्लेसमेंट वगैरह रही है। इससे भी हमें एक, क्योंकि आप देखेंगे तो आईआईटी वगैरह जो होते हैं ना, सारे अर्बन सिटीज में ज्यादा होते हैं। और इंडिया का जो जॉब मार्केट है उसका भी हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार का रहा है। The 2024 placement rate. The placement rate for 2024 was 71%. Number of unplaced students in 2024, 30% of the students across 23 IIT campus were unplaced, which is significant increase from 2022 when 19% were unplaced। तो अब मैं तो कहूंगा कि ये डेटा ना बहुत ही ज्यादा खराब है। 2022 में 19% लोग थे जो अनप्लेस्ड रहे थे, लेकिन ये डेटा तो उल्टा बढ़ के 38% पे पहुंच गया है। तो आप देख ही सकते हैं कि अगर कोई बच्चा जो आईआईटी में इतनी महंगी महंगी फीस दे रहा है, उसकी प्लेसमेंट नहीं हो पा रही है, सोच लीजिए वहां पे दिक्कतें आ रही है। 19% की प्लेसमेंट, अनप्लेसमेंट सॉरी, बढ़कर 38% पे पहुंच गई है, जो कि मेरे को बिल्कुल भी ये नंबर अच्छा नहीं लग रहा है। The older versus newer IITs. The older 9 IITs had 37% of students unplaced, while the newer 14 IITs have 40% of students unplaced. IIT Delhi, 22% of students at IIT Delhi have not found a job in past 5 years, and 40% still jobless in 2024. Median CTC. The median CTC for 2024 was 17 lakh per annum. Salary trends. The average and median salaries for students have been stagnating in the last 4 years. Factors affected placement. The diminishing rate of placement is due to the evolving job landscape, which is driven by technological advancement। तो आप देख ही सकते हैं, इस चीज को मैं समझ में नहीं आया, एक बार हिंदी इंग्लिश कर लेते हैं। पिछले 4 वर्षों में छात्रों का औसत वेतन स्थिर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो वेतन है ना, जो आपको सैलरी यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे प्लेसमेंट के दौरान, वो सेम ही रही है। ओवरऑल 8,000 IITians could not get jobs in 2024 campus placement drive, pay scale dipping below 10 lakhs। तो आप देख सकते हैं कि जो 10 लाख से भी कम का पे स्केल अब इन लोगों को मिल रहा है, इतनी बुरी हालत यहाँ पे हो रही है। द लेटेस्ट रिपोर्ट रिवील 8,000, लिंक्डइन पे ये पोस्ट आया हुआ है, आप इन चीजों को खुद से भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो काफी खराब सिचुएशन है यहाँ पे। और अगर इसी तरह से रहा तो आप इस चीज को भी अगर देखें तो आप कनेक्ट करके देख सकते हैं कि ये जो एफएमसीजी कंपनियों के वॉल्यूम्स डाउन हो रहे हैं, ऑटो सेक्टर में कंपनियों के गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, और जीडीपी के नंबर्स भी नीचे आए हैं। तो
ये तो सिर्फ रही एक इंस्टीट्यूट की बात, तो और भी ऐसे कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्लेसमेंट्स वगैरह दे सकते हैं। हमारे पास उतना डेटा तो नहीं है, मेरे पास सिर्फ आईआईटी का डेटा मिलना थोड़ा इजी था, तो वो मैंने ढूंढ के आपको दिखाया है यहाँ पे। उसके बाद देख लेते हैं एफआईएस एंड डीआईएस का डेटा। अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स का डेटा देखें, पिछले अप्रैल 2024 से है हमारे पास। यहाँ पे देखिए बिकवाली करी, खरीदारी करी, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल। अगर आप इन दोनों की बिकवाली का स्तर देखें और यहाँ पे खरीदारी का स्तर देखें तो नेग्लिजिबल है। उसके बाद खरीदा फिर अगस्त में उन्होंने एक बार में इतना बेच दिया जितना उन्होंने जून जुलाई में खरीदा था, तो आप देख ही सकते हैं। उसके बाद सितंबर में फिर से उन्होंने खरीदा, और उसके बाद नवंबर में अभी तक का हाल आप देख ही सकते हैं। लगातार वो बिकवाली करते ही जा रहे कर। अभी एक दो दिन पिछले 25 नवंबर के बाद एक दो दिन उन्होंने बिकवाली करी थी, तो शायद लोग सोचने लगे थे कि शायद वो वापस खरीदारी करना शुरू करेंगे, लेकिन जितना उन्होंने खरीदा उतना तो उन्होंने एक ही दिन में बेच डाला। तो आप देख ही सकते हैं कि किस लेवल की। और आई थिंक मंडे को क्या होगा, इतने खराब जीडीपी नंबर्स के बाद, इन्फ्लेशन रेट के बाद और ऐसी न्यूज के बाद एफएमसीजी पूरा डाउन रहा Q2 में, ऑटो सेक्टर पूरा डाउन रहा। उसके बाद आईआईटीएंस का ये डेटा देख के मुझे थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट्स लग रहे हैं कि क्या होगा मंडे को, गिरावट हो सकती है। इन नंबर्स को, जीडीपी के नंबर्स को देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये लोग रीड करते हैं और क्या निकालते हैं। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो शेयर्स हैं उनमें हम क्या करें क्या नहीं करें। तो निफ्टी को लेके ही बात कर लेते हैं। अगर आप निफ्टी का ट्रेंड देखें पिछले 6 महीने में 7% के रिटर्न, एक साल में देखें तो 19-20% के रिटर्न, 5 साल की बात करें तो 100% के रिटर्न, मैक्सिमम देखें तो निफ्टी जो है ऊपर ही जाता रहता है। तो आप देख रहे हैं, अगर आप लॉन्गर पीरियड में निफ्टी में खेल रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कंटिन्यू होल्डिंग योर स्टॉक्स। लेकिन शर्त एक ही है, अगर आपके स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग है तभी आपको होल्ड करना चाहिए। वो चीजें आपको खुद स्टडी करनी पड़ेंगी कि आपने कोई भी स्टॉक किस वजह से खरीदा हुआ है, उसके नंबर्स क्वार्टरली कैसे आ रहे हैं। अगर नंबर्स खराब भी आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, उसका वैलिड रीजन जो कंपनी दे रही है वो आपको स्टडी करना है कि अगर आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही कि कंपनी ने, देखिए हर कोई जो भी कंपनी का मालिक है वो अपनी कंपनी के बारे में अच्छी चीजें बोलेगा, खराब चीजें तो बोलेगा नहीं। तो उसके लिए आप एक चीज कर सकते हैं कि आप उसके कॉम्पिटिटर्स के नंबर्स भी देख सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए एचडीएफसी बैंक के नंबर खराब आए, एचडीएफसी ने अपने कमेंट्री दे दी कि हाँ भाई हमारे नंबर इस वजह से खराब आए हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को रीचेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप आईसीआईसीआई या एक्सिस बैंक या और भी बड़ा बैंक जैसे कोटक, उनकी कमेंट्रीज और उनके नंबर्स को भी देखिए। अगर वो सिमिलर पैटर्न वो भी बता रहे हैं तो यानी कि पूरे ओवरऑल इंडस्ट्री में दिक्कत है। तो इसको आप कह सकते हैं कि हाँ, जब पूरी इंडस्ट्री में दिक्कत है तो आपको कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पर्टिकुलर सिर्फ आपके स्टॉक में वो दिक्कत है और वो लगातार बढ़ती ही जा रही है दिक्कत, तो आपको सोचना पड़ेगा उस स्टॉक के बारे में। लेकिन अगर लॉन्गर टर्म की बात करें, आपके स्टॉक्स अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स हैं तो मुझे तो कोई डर नहीं लगता इस गिरावट में। अगर मेरे पास जितने भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, मैं उनको कुछ भी नहीं करने वाला, मैं सिर्फ देखूंगा उनको। और मुझे अगर मौका मिलेगा, अगर बहुत ही तगड़ी गिरावट आ जाती है मार्केट में और मेरे पास एक्सेस पैसा होता भी है, तो मैं अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स ओनली, ऐसा नहीं कि कोई भी, हाँ, लेकिन इस मार्केट में दिक्कत किनको होने वाली है, जिन्होंने फोमो में आपकी बाइंग करी है किसी भी पेनी स्टॉक में, 1, 2, 5, 10 रुपए के स्टॉक में, किसी ने भी बोला टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे और देख लिया, उसके फंडामेंटल्स चेक किए बिना, अब उनको एग्जिट नहीं मिलने वाला, ये मैं आपको बता रहा हूं। उनको लॉस में ही बेच के निकलना पड़ेगा, क्योंकि हालांकि ये हो सकता है कि मंडे को ये मार्केट उल्टा भाग जाए, हो सकता है। लेकिन देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो जीडीपी के नंबर्स बिल्कुल भी सपोर्टिंग नहीं आए हैं। तो ये हो सकता है आने वाले 4-5 दिनों में तेजी आ जाए, ये हो जाए। लेकिन अगर मैं पूरे साल की ट्रेंड की बात करूं, जिस तरह के, अगर आप एफएमसीजी कंपनियों के मैंने कमेंट्री आपको दिखाई अभी, अगर ऑटो की कंपनी की कमेंट्री दिखाई, उनका मानना यह है कि अगले 6 महीने में रिकवरी उनको देखने को मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप देख सकते हैं कि गिरावट हो सकती है। तो मार्केट सुप्रीम है, मार्केट को जो करना होता है वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है और वो नंबर्स पे ट्रैक करता है, नंबर्स पे पूरे नजर रखता है। तो आपको भी अपनी कंपनीज के नंबर्स पे ना पूरी तरह से नजर रखनी है। अभी Q3 के नंबर जनवरी मंथ में फिर से चालू हो जाएंगे, आपको ध्यान देना है कि जो बातें कंपनियों ने बोली थी कि सेकेंड हाफ में
नंबर्स अच्छे हो जाएंगे, क्या वो सच में हो रहा है, तो उस चीज को देख के आपको कॉल लेनी है। तो आई थिंक वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो देखने में बहुत मजा आया होगा एंड आपको चीजें भी समझ में आई होंगी कि क्या क्या दिक्कतें और हमें क्या क्या चेक करना है इस दौरान। तो अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, तब तक के लिए।